राधे राधे, सभी का स्वागत और अभिनंदन बीएल सर यूट्यूब चैनल और राधे कोच एजुकेशन हब पर। साथियों, जैसा अपना चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर निःशुल्क बैच मैथमेटिक्स का शुरू है, उसमें आज अपन चर्चा करेंगे प्रतिशत चैप्टर के पार्ट नंबर 3 की। मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लिया है। अब अपन देखेंगे पार्ट नंबर 3। जिसने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख के आएंगे, तब आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा। और सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं अपने पास। सबसे पहला क्वेश्चन है आज क्वेश्चन को, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था वो आपको आना चाहिए। उसके बाद में अपन आज बात करते हैं। सबसे पहले आयतन होता क्या है। किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तीनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब उसका क्या निकल के आता है, आयतन निकल कर आता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अपने पास में दी गई हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। अब अपने पास में क्या बोल रहा है कि व्यास में 10% और वो भी किस में, गोले में। किस में, गोले में। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो आप सभी जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब यहाँ तो 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है। इनका तो प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हर जगह ये तो गुणा में आ जाएगी। प्रतिशत पर प्रभाव कौन डालेगी, त्रिज्या। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाओगे आपका आयतन बढ़ेगा, या त्रिज्या को घटाओगे तो आयतन घटेगा। यानी आर कितनी बार डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे आर 3 बार डिपेंड करेगा। आर क्यूब का मतलब क्या हो गया, आर गुणा आर गुणा आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से r पर 3 बार प्रभाव पड़ता है तो क्या बन रहा है, r का क्यूब आयतन बन रहा है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो आप आयतन में कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अब देखो, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कमी करने के बाद में ऐसे मान लो, पहले जो त्रिज्या थी, व्यास डिपेंड किस पर करता है, त्रिज्या पर, क्योंकि r बराबर क्या होता है, आप कहते हो d/2। इसका मतलब r जो डिपेंड है वो सेम किस पर है, व्यास पर। तो या तो त्रिज्या में परिवर्तन करे, या व्यास में परिवर्तन करे, या परिधि में परिवर्तन करे, तीनों बात एक ही है। इसमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या में 10% की कमी की गई। तो देखो 10% का मतलब कितना होता है, मैंने पीछे याद करवाया, 10% का मतलब होता है 1/10। और मैंने कहा है कि कमी के लिए आपको साइन लेना है माइनस का। देखो यहाँ पर कमी लिखी हुई है तो साइन किसका लेना है, माइनस का। और यदि यहाँ पर वृद्धि लिखा होता तो अपन साइन किसका ले लेते, प्लस का ले लेते। इसका मतलब 10% बराबर -1/10 यहाँ कमी का है, तो माइनस यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। जिसको बदलना नहीं आता वो इधर देखेंगे एक तरह बार क्या सिस्टम है, कैसे बदल रहा हूँ मैं इनको। देखो 10% मैंने कहा है, परसेंट हटाने का मतलब है 100 का भाग लगा दो। तो 10 में 100 का भाग लगाओगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया, तो आप कहोगे 1/10। तो अब आपको हमेशा याद रखना है 10% बराबर 1/10। यहाँ कमी है तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। इसका मतलब यदि उसकी मूल त्रिज्या 10 है ना, तो उसमें 1 की कमी हो जाएगी। मूल त्रिज्या यदि 10 है तो इसमें कितने की कमी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1 की कमी हो जाएगी। यानी जो त्रिज्या पहले 10 थी वो घटकर कितनी रह जाएगी, तो आप कहोगे 9 रह जाएगी। फिर मैंने कहा वापस जो त्रिज्या 10 थी वो घट के कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। 3 बार लिखना है क्योंकि आयतन में मैंने कहा था r गुणा r, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या ये रेडियस पहले वाली और ये नई रेडियस नया r। तो यहाँ से आयतन निकालोगे तो 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1000 आयतन है।
और यहाँ आयतन 9 गुणा 9 गुणा 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 729। यानी पहले जो आपका आयतन 10,000 था, सॉरी 1,000 था, वो अब कितना रह गया, तो आप कहोगे 729 रह गया। जो 1000 था वो कितना रह गया, 729। अब देखो, यदि जिसको समझ में आता है वो यहीं से सोच सकता है कि जो आयतन 100 होगा वो कितना होगा, जो आयतन 100 होगा वो कितना होगा। तो आप कहोगे जब 1000 में से मुझे 1 0 उठाना है तो कितने का भाग लगाओगे, तो आप कहोगे 10 का भाग लगा दो। तो मैंने कहा इधर 10 का भाग लगाया तो इधर भी कितने का भाग लगा दो, तो आप कहोगे इधर भी 10 का भाग लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 72.9। यानी 100% जो पहले जो आपका आयतन था अब वो कितना रह गया, तो आप कहोगे 72.9 रह गया। 72 क्या रह गया, 9 रह गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि कमी कितने की हो गई। बस यही तो पूछ रहा है कितने % की कमी हुई। तो आप कहोगे जो 100 था वो कितना रह गया, 72.9 रह गया। अब कम करने के तो माइनस कर लो, 10 में से 9 गया तो 1 पॉइंट, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ 9 में से 2 गए तो कितने हो गए, तो आप कहोगे 27.1% की क्या आ गई, कमी आ गई। ये क्या हो गई, कमी हो गई। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है। या फिर आप यहाँ से भी तुलना कर सकते हो कि 1000 कितना रह गया, 729 रह गया। कितना कम हो गया, तो आप कहोगे 271 कम रह गया। मैंने कहा किस पर कम रहा, तो आप कहोगे 1000 पर कम रहा। मैंने कहा % में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कितना कर दो, 100, 1 2 1 और 2, 10 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे 27.1% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर भी आप तुलना कर सकते हो आसानी से। भाई 1000 है वो 729 है, तो 100 है वो कितना होगा, 72.9 हो जाएगा। और 100 से 72.9 रह गया तो घटाओगे तो 27.1। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग डिसाइड है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा, वो होगा 27.1 होगा। दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, चलते हैं आगे की ओर। आपको समझ में आ गई होगी चीज़। सेम आयतन का कॉन्सेप्ट है। एक होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 10% घटाई गई होल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होने का तात्पर्य यहाँ पर है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो सारे प्रकार के ऑप्शन है, कमी, कमी, वृद्धि, कमी। इसका मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन प्रत्येक को घटाई गई है। यहाँ प्रत्येक को घटाई गई है, इसका मतलब क्षेत्रफल कमी होगा, वृद्धि तो नहीं होगा। तो वृद्धि वाला ऑप्शन तो आप ऐसे हटा सकते हो। अब देखते हैं, मैंने कहा आयतन किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो आयतन बराबर क्या होता है, तो आप कहते हो सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने कहा ठीक है। यहाँ देखो 10% घटाई यानी कम किया, 10% का मतलब कितना होता है, तो आपने कहा सर 1/10, घटाई करने का मतलब माइनस। 20% का मतलब, तो आप कहोगे सर हमें याद है 20% का मतलब होता है 1/5, कम किया है तो इसके भी माइनस। फिर मैंने कहा 10%, 10% का मतलब 1/10, इसमें भी कम किया तो माइनस। देखो नीचे वाली चीज़ क्या होती है, मूल त्रिज्या रहती है। तो यानी मूल आयतन यदि डिपेंड है तो लंबाई पहले यदि 10 थी तो अब 1 की कमी हो गई, क्योंकि ऊपर माइनस का है 1, 10 में से 1 कम किया तो आप क्षेत्रफल कितना रहा, तो आप कहोगे 9। पहले यदि मूल 5 थी तो उसमें से 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई, तो आप कहोगे 4 हो गई। पहले 10 थी तो यदि 1 की कमी हो गई तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। अब इनमें से यदि कोई कटता है तो काट सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है 2 के फाड़े से ये 5 बार कट गया और 2 के फाड़े से ये 2 बार कट गया। तो मैंने काट दिया, कहीं पे भी उल्टा सुल्टा यहाँ काट सकते हो क्योंकि लास्ट में गुणा करना है। 5 25 कितने हो गए, तो आप कहोगे ये 250 जो आयतन था वो 9 नाम 81, 81 का डबल 162 हो गया। यानी जो आयतन पहले 250 था वो घटकर अब कितना हो गया, तो आप कहोगे 162 हो गया। तो मैंने पूछा बताओ यहाँ कितने की कमी हुई, तो आप कहोगे सर यहाँ कमी कितने की हो गई। तो आपके पास में 50 तो 1 और 38 1 यानी 88 की कमी हो गई।
कितने की कमी हो गई, तो आप कहोगे 88 की कमी, तो मैंने माइनस का साइन लगा लिया 88। उसके बाद में मैंने कहा ये कमी किस पर हुई, तो आपने कहा सर 250 था, इस पर कमी हुई है, तो मैंने कहा ये लो नीचे 250। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100। तो यहाँ से पता चला 0 से 0 कैंसिल, ये 5 के पहाड़े से 2 बार और ये 5 के पहाड़े से 5 बार। अब या तो दोनों को गुणा करके 5 का भाग लगा लो या फिर पहले 5 का भाग लगा दो। 5 एकम 5, कितने बच गए 3, हो गए कितने 8। आपने कहा 5 संते 35 पॉइंट कितना बच गया, तो आप कहोगे 3 और 0 5 छिक्का 30, इसका 2 गुणा, तो 6 दूनी 12, यानी पॉइंट के बाद में 2 आना चाहिए। पॉइंट के बाद में 2 इसमें भी है इसमें भी है। फिर मैंने कहा 7 दूनी 14 और एक हासिल वाली 15 का 5, 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो और गुणा कर लो। 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो आपने कहा 35.2, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। बताओ चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे पूछ भी सकता है कि कैसे हुआ, बिल्कुल स्लो में चल रहा हूँ। अब आपके टाइप थोड़ा चेंज होता है और ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज़ को। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। एक बार मैथ के क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लिया करो। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय टोटल आय दी हुई है अपनी कितनी 18,400, तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, यानी बचत पूछिए आपको लास्ट में। तो जितने टोटल रुपए दे रखे हैं तो बचत निकालने का है कि टोटल रुपए थे आपके 18,400, इनका बचत वाला परसेंट निकालते चलो। यहाँ भोजन पर 30% खर्च कर दिया तो बताओ बचत कितनी आएगी। देखो 30% भोजन पर खर्च कर दिया, 100 में से 30 को खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, तो आपने कहा 70 बचा लिया 100 पर। मैंने कहा ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर बचत के रुपए लिखे हुए हैं तो यहाँ पर भी अपन बचत लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे शेष का, ये शब्द ध्यान रखना, शेष का लिखा होना चाहिए। 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो अपने को देखना खर्च 40% किया तो बचाएगा कितना, तो आप कहोगे सर बचाएगा 60। बताओ इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो 100 में से 40 खर्च कर दिए तो बचे कितने 60, किस पर 100 पर। आगे 50% बचाता है तो मतलब 50 खर्च करता है या 50 बचाता है, बस खेल खत्म। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। 1 2 1 और 2, यहाँ से 50 दूनी 100, यहाँ से 1 2 1 और 2, और ये 2 से 6 गए 3 बार। गुणा क्या बचा, आप कहोगे 184 मल्टीप्लाई 7 या 21। अब देखो बहुत साथी क्या करेंगे, इनको पूरा गुणा करेंगे, लेकिन आपको पूरा गुणा करना नहीं है। आपको इकाई को इकाई से गुणा करो। 4 एकम आप लिखोगे इकाई का अंक 4 आएगा। किस ऑप्शन में 4 है, तो बहुत बार एग्जाम में बस इतना ही करने से आपको आंसर मिल गया। देखो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 ऑप्शन हट गए, ना गुणा करना पड़ा, पता चल गया 4 लास्ट में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब यदि ऑप्शन ए वहाँ एग्जाम में गलत लिखा हुआ है तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, टेंशन लेने की बात है ही नहीं। आप कहो सर 4 तो आए लास्ट में लेकिन ये पूरी डिजिट नहीं मिली, तो नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा फिर उसका, तो वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेम अप्रोच का क्वेश्चन है। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है, तो उसकी कुल आय कितनी है। देखो यहाँ बचत है तो मैं मान लेता हूँ उसकी अभी दे रखा था टोटल, मैंने कहा x कमाता है, ठीक है, टोटल आय x का 20% मकान पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो आप कहोगे सर 80 बचाया। मैंने कहा ठीक है। 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो आप कहोगे सर 30 बचा लिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा बस 2 ही जगह दिया है क्या, इसने और कुछ दिया नहीं है। बराबर में 3600 की बचत आती है, बचत कितनी है, आप कहोगे सर 3600 की है। मैंने कहा ठीक।
1 और 2 यहाँ के 0 से आप सीधा सीधा यहाँ के उड़ा सकते हो। फिर मैं 3 के पहाड़े से इसको काट देता हूँ, ये कितनी बार गया, तो आप कहोगे 12 बार। मैंने कहा यहाँ से यदि काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटो तो सीधा सीधा उधर भेज दो। x बराबर ये 100 और ये 100 तो उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12 गुणा 100 गुणा 100। बट्टा में कौन चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा 8। मैंने कहा 4 के पहाड़े से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 4 के पहाड़े से 3 बार, 4 के पहाड़े से 2 बार, और ये 2 से कितनी बार, 50 बार। 3 पंजे 15, यानी लास्ट 5 3 15, 15 के कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, यानी 15,000। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बताओ क्लियर है क्या। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आपको कुल आय लिखनी है। फॉर्मूला बना देता हूँ मैं आपको, कुल आय लिखनी है। कुल आय के गुणा में यदि खर्च दिया हुआ है तो आपको खर्च बटा 100 लिखते जाना है। खर्च बटा 100 गुणा खर्च बटेवा 100 और लास्ट में खर्च। और यदि कुल आय दी हुई हो, फॉर्मूला एक ही रखना है, गुणा यदि बचत में दिए हुए हैं तो बचत बटेवा 100 गुणा बचत बटेवा 100 और बराबर में बचत लिख देना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यदि यहाँ आप बचत रख रहे हो ना कुल के गुणा में, तो बराबर में बचत होनी चाहिए। जैसे यहाँ अभी मैंने 80 क्या थी बचत, और यहाँ बचत थी बराबर में, तो मैंने 20 खर्च वाले को नहीं लिखे, किसको लिखा, बचत वाले को लिखा है। बस इतनी सी बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्तमान के ट्रेंड में ये है, इसको छोड़ के बिना एग्जाम में जाना ही आपको नहीं है, ध्यान रखना। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। इस बचत को पहले मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से क्या सिस्टम होता है। देखो ध्यान रखना, कोई भी आदमी लाइफ में है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ कमाता है, और कमाने वाले को अपन क्या बोलते हैं, कुल आय बोलते हैं। तो आप कहोगे सर सही बात है, कुल आय कहते हैं। मैंने कहा कमाएगा तो कुछ तो वो खर्च करेगा, लेकिन कुछ आगे के लिए क्या करेगा, बचत करेगा। आप कहोगे सर बात तो आपकी सही है, अरे आपड़ा पापा जी वो रे कुछ ना कुछ कमाता, बामू कुछ देने के खर्चा का या आपने ऊपर खर्च कर देता, लेकिन फिर भी आगे के लिए कुछ बचत करता। इको मतलब कुल आय बराबर किस पे हो गई, खर्च प्लस बचत। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं। आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आती है। मैंने कहा ठीक है प्यारे बच्चों, कुल आय बराबर खर्च प्लस बचत। मैंने ये कहा कि यदि कोई आदमी 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है, तो मुझे ये बताओ बचत कितनी करता है। तो आप कहते हो सर कोई आदमी 80% खर्च कर देता है, तो हमें पता है कि कुल आय चाहे वो कितनी कमाओ वो उसके लिए कितनी परसेंट है, 100% है। बताओ आप ये बात जानते होंगे कि कोई भी आदमी कितना ही कमाए वह उसके लिए कितना परसेंट है, तो आप कहोगे वह उसके लिए 100% है। मैंने कहा ठीक है प्यारे बच्चों, 100% में से 80% खर्च कर दी तो बचत कितनी हुई, तो आप कहोगे सर बचत हो गई 20%। बताओ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, आप आगे अब क्वेश्चन की ओर चलो। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। कैसे करेगा, क्वेश्चन करते हैं। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। कितना करती है, 15% बचाती। तो हम क्या जानते हैं, तो आप कहोगे सर हम जानते हैं आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ठीक है प्यारे बच्चों, आय कितनी परसेंट होती है, तो आप कहते हो सर आय हमेशा ही 100% होती है। मैंने कहा ठीक है, उसमें से 15% बचत करती है, तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों खर्च कितना हुआ, तो आप कहोगे सर खर्च रहेगा उसका 85%। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब कोई आदमी 100 रुपये कमाता है और 15% रुपये बचाता है, तो खर्च कितने कर दिए, तो आप कहोगे सर 85 खर्च कर दिए। मैंने कहा ठीक है बच्चों 85 खर्च हो गए हैं आपके। अब आगे बोलो, यदि उसका व्यय का मतलब होता है खर्च,
यदि उसका व्यय यानी खर्च कितना परसेंट बढ़ता है, 20% बढ़ता है। मुझे ये बताओ खर्च कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ गया, यानी जो पहले 85 खर्च कर रहा था उसका 20% बढ़ाओ तो आप कहोगे इसका 10% होता है 8.5 और उसका 2 गुना हो जाता है 20%। मैंने कहा 8 दूनी 16 और एक कितना 17, यानी 17 बढ़ गया। तो मुझे ये बताओ खर्च जो 85% था, खर्च जो 85% था इसमें 20% बढ़ाया तो 85 का 10%, अपने को 85 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया 20% पर पहुंचने का तरीका होता है 10% और उसका कितना गुणा, तो आप कहते हो उसका 2 गुना 20% हो गया। मैंने कहा 85 का 10% बताओ, तो आप सब कहोगे सर इसके बीच में पॉइंट लग दो, 10% हो गया। मैंने कहा ये लो 8.5 और इसका 2 गुना। मैंने कहा 8 का 2 गुना 16, 0.5 का 2 गुना 1, 16 और एक कितना हो गया 17, यानी जो पहले 85 खर्च कर रहा था अब कितना खर्च करेगा, तो आप सभी कहोगे 85 में 17 जोड़ दो। मैंने कहा 102 खर्च हो गया, ये लो। आपने कहा यहाँ तक बात सही है। फिर आगे बोला बचत में 60% की वृद्धि हो गई। मैंने कहा बचत पहले कितनी है, तो आप कह रहे हो 15, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई, तो 60% निकाल लो। तो मैंने बता रखा है 60% पर पहुंचने का तरीका। आप कहोगे सर 10% निकाल के उसका 6 गुना कर दो। मैंने कहा 15 का 10% कितना, तो आप कहोगे इसका 10% हो गया सीधा सीधा 1.5। मैंने कहा ठीक है, इसका कितना गुना, 6 गुना, 15 छिके 90 यानी 9.0, ये कितना परसेंट हो गया। आपने कहा सर ये 60% हो गया। मैंने कहा जो 15 था उसमें कितने की वृद्धि हुई, 9 की वृद्धि हो गई, तो 15 और 9 कितने हो गए, तो आपने कहा सर 24 हो गए। मैंने कहा ठीक है 24 हो गए। यदि कोई आदमी 102 रुपये खर्च करता है और 24 रुपये बचाता है तो बताओ टोटल कितने रुपए कमा कर लाया, तो आप कहोगे सर 126 रुपये कमा कर लाया। बताओ क्लियर। तो ये पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर जो पहले आय 100 थी वो बढ़कर कितनी हो गई 126, कितने बढ़ गए, तो आप कह गए 26। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। बताओ आय और व्यय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या। चलते हैं आगे की ओर। हाँ, आगे चलने से पहले अपन बात करेंगे राधे एजुकेशन हब पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर गारंटेड बैच है वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 मई से शुरू हो रहा है और 10 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, यानी आप एडमिशन मैक्सिमम 10 मई तक ले सकते हो। उसके बाद में किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं होगा और ये संपूर्ण बैच होगा, ये गारंटेड बैच होगा। यहाँ पर नॉन गारंटेड विद्यार्थियों के लिए कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। आपको क्या करना है, 1 मई को ही आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और गारंटेड बैच में आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है ताकि 4 महीने में आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान की सबसे बड़ी OMR आधारित टेस्ट सीरीज भी हमारी आपको घर बैठे OMR प्रोवाइड करवाई जा रही, वो भी आप ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो या नंबर ये है, इन पर भी संपर्क कर सकते हो। जो भी विद्यार्थी ये चाहता है कि मुझे कुछ भी हो इस वर्ष में यदि गवर्नमेंट नौकरी लेनी है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है राधे एजुकेशन हब पर। यहाँ आपको बेहतरीन टीम के द्वारा शानदार तैयारी, बार बार रिवीजन और कम से कम लगभग 10 से 12 बार आपका रिवीजन हो जाएगा और लगभग 120 आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले OMR पर इतनी बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल लाजमी है। चलते हैं आगे की ओर। इसी भर्ती को लेकर हमारी ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है ये भी प्रारंभ है। ये टेस्ट सीरीज आप अपने घर बैठे हुए दे सकते हो। राजस्थान के या इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इस टेस्ट सीरीज को ले सकता है और OMR पर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है।
मेरे पास में जुड़ने वाले विद्यार्थियों में से अभी तक भी 2 टेस्ट देने के बाद भी कुछ लोग OMR के खेल को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप सीधे एग्ज़ाम में जाओगे तो आप वहाँ समझ नहीं पाओगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ देकर जानी है, और उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। आप अपने घर या लाइब्रेरी में जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ से प्रत्येक संडे को टेस्ट आप दे सकते हो। कैसे दोगे उसकी अधिक जानकारी के लिए एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो, या इन नंबरों पर संपर्क करके हमें पूछ सकते हो पूरी डिटेल क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी सीटें सीमित है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही सिलेक्शन का आधार है। आप कितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे लेना, ऑफलाइन 1 टेस्ट और ऑनलाइन के 20 टेस्ट बराबर होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट में आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। जिसको भी लेना है वो इन नंबरों पे संपर्क करें। चलते हैं अपन आगे की ओर। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, तो आपको वही तरीका अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लिखोगे आय बराबर क्या होती है, तो आप कहते हो सर आय बराबर हम जानते हैं बचत प्लस खर्च। चलो जी, 75% व्यय करता है, मुझे ये बताओ 75% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना। तो आप कहते हो सर कोई भी आदमी अपने आप में कितने ही पैसे कमा लो, अधिकतम वो 100% रुपये कमा सकता है, उसमें से 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना। तो आप कहोगे सर 25% बचा लिया। मैंने कहा ठीक है। उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई, तो जो आदमी 100 रुपये कमा रहा था वो कितने कमाएगा। तो आप कह रहे हो 100 पर तो 28 बढ़ने का मतलब सीधे 28 बढ़ा दो, तो 128 रुपये कमाएगा। मैंने कहा ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। व्यय कहाँ है, ये रहा। इस 75 में कितने % की वृद्धि हो गई, आप कहोगे 20% की। मैंने कहा 75 का 20% बताओ, तो आप कहोगे सर 20% पर पहुंचने का तरीका है 10 का 2 गुणा कर लो, और 10% निकालने का मतलब है सीधा पॉइंट लगा दो 7.5, इसका 2 गुणा। मैंने कहा 7.5 का डबल, तो आप कहोगे सर 15। अब ये पेन मैं आपके लिए चला रहा हूँ, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 75 यानी 75 का 10%, 7.5, 7.5 का डबल 15। 75 में 15 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 90। अब मुझे ये बताओ 128 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 90 रुपये खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना। तो आप कहोगे बचाएगा कितना, 38 रुपये बचाएगा। बताओ बात क्लियर है क्या। आप कहोगे हाँ सर हमें पता चल गया, 128 में से 90 को घटा दिए तो आ गए कितने, 38। पूछा क्या है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे बचत में जो वृद्धि हो गई वो कितनी हुई। तो पहले तो रुपए में देखो, जो 25 रुपये बचत कर रहा था वो कितने कर रहा है, 38। कितने बचत हो गई, तो आप कहोगे प्लस के 13 हो गए। तो ये लो जी प्लस के 13 किस पर हुए, तो आप कहोगे सर ये हुए हैं 25 पर। मैंने कहा नीचे रख दो कितना, 25। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहोगे सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। फिर मैंने कहा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दो 100 से। कितने से गुणा कर दो, तो आप कहोगे सर 100 से गुणा कर दो। मैंने कहा ये लो 100, 25 चौके 100, 13 चौके 52। प्लस में आने का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हो प्लस का मतलब वृद्धि। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इन क्वेश्चनों को दोनों को चाहे आपको 5 बार देखना पड़े, एग्जाम में जाने से पहले देख कर जाना। और अभी लिख देता हूँ मैं 4th ग्रेड यहाँ पर। एग्ज़ाम देने के बाद में आके मुझे बता देना कि किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन टपकेगा आपके। इतना मुझे पता है कि ये क्वेश्चन अभी का ट्रेंड है दिनस्थ बोर्ड का, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। इस वजह से ये क्वेश्चन टोटल में कम से कम 6 शिफ्ट होने वाली है ना, तो कम से कम 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है सीधा सीधा। चलते हैं आगे की ओर। चुनाव आधारित प्रश्न। अब ध्यान रखना, किसी शिफ्ट में चुनाव का क्वेश्चन आएगा तो किसी शिफ्ट में परीक्षा का क्वेश्चन आएगा। और ये भी छाप लो अभी, चाहे मेरे से अभी लिखवा लेना, किन्हीं 2 शिफ्टों में ये भी 4th ग्रेड में छाप लेना ये क्वेश्चन भी। अब ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि मैथ में यही आएगा, बस यहाँ संख्या चेंज हो जाएगी।
मैथमेटिक्स का रूल ये नहीं कहता कि साइंस के जैसे सीधे सीधे आपको यही आएगा डाटा कि मैं रट के चला जाऊँ, रटने वाला तो है नहीं। मैं वापस लिख के छोड़ देता हूँ, जब भी एग्ज़ाम होगी उस दिन आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये देखो मेरा लिखा हुआ आपके सामने उपलब्ध है। चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले। अब मुझे ये बताओ, वोट देने आने वाले आदमी मैक्सिमम कितने वोट दे सकते हैं? तो आप कह सकते हो चाहे वो 1 वोट भी देंगे ना तो भी वो वोट 100% होंगे, और चाहे 2 लाख वोट देंगे तो वो भी कितने परसेंट होंगे? तो आप कहोगे वो भी 100% होंगे। मैंने कहा ठीक है। एक जने को 60% वोट मिल गए, एक जने को कितने वोट मिल गए? 60%। तो मुझे ये बताओ 100 वोटों में से एक जना 60 वोट ले गया, तो इसका मतलब दूसरा कितना वोट लेके जाएगा? तो आप कहोगे सर साफ साफ है दूसरा 40% वोट लेके चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब आपको सबको पता है, इतनी बात आप सब लोग जानते हो कि यदि किसी व्यक्ति में 2 जने लड़ाई कर रहे हैं और किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिल गए ना, वो हमेशा जीतने वाला है। तो इनमें से जीतने वाला कौन है? तो आप कहोगे ये भाई साहब जीत गए। तो ये भाई साहब की सीधी सीधी क्या होने वाली है? हार। मुझे ये बताओ इसकी जीत इसकी हार के कितने % से डिफरेंस रहा? तो आपने कहा 60 और 40 में डिफरेंस कितने % का आया? 20% का। बस आपको इतना ही निकालना है। आपको क्या निकालना है कि टोटल दोनों में जीत और हार में कितने % का डिफरेंस है। तो 20% का डिफरेंस है, यानी 20% वोटों से उसकी हार या जीत हुई है, और 20% का मतलब यहाँ कितने मतों से हुई है? तो आपने कहा 1600 से हुई है। तो मैंने कहा ये 20% ही किसके बराबर हैं? 1600 के। देखो बात को समझना कैसे हुआ है। जैसे एक आदमी को 5 वोट मिले, एक को 3 वोट मिले, हार कितने वोटों से हुई? आपने कहा 2 वोटों से। इसी चीज़ को मैं कह सकता हूँ परसेंट में, एक को मिले 60%, एक को मिले 40%। तो आपने कहा यहाँ पर भी है ना डिफरेंस परसेंट में देख लो। जैसे आपके होता नहीं है कि एग्ज़ाम में नंबर आते हैं, आपके 100 में से 40 नंबर आए, और उसी को ऐसे कह सकते हैं 40% मिले। बात एक ही है, कहने के 2 तरीके हैं। वही आपको यहाँ अप्लाई करना है कि परसेंट में डिफरेंस कितने का रहा और मतों में डिफरेंस कितने का रहा। बस वही है, परसेंट में 20% का डिफरेंस रहा और मतों में कितना रहा? 1600 का। तो मैं कह सकता हूँ ये 20% बराबर किसके हैं? 1600 के। तो आपको कितना % निकालना है? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने होते हैं? तो 100%। तो 100% पर पहुंचने के लिए पहले 1% निकाल लो। 1% निकालोगे तो 20 का भाग लग जाएगा इधर जाके। अब आपको कितना % निकालना है? तो आप कहोगे हमें चाहिए 100%। तो 100% बराबर कितना हो गया? तो आप कहोगे 1600 बटे 20 गुणा 100। 20 पंजे 100, 16 5 80, यानी 8000 वोट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कितना आ गया? 8000। समझ में आ गया होगा चुनाव संबंधित पर्सन। देखो चुनाव संबंधित पर्सन निकालने का एक ही तरीका है, दोनों का % का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, दोनों के मतों का अंतर। बस यही है कि % में दोनों में जीत हार कितने की हुई और वोटों में कितने की हार हुई, दोनों को आपस में बराबर करके 1% का मान निकालना। उसके बाद में जो पूछे उसका % निकाल देना। यहाँ कुल मतों की संख्या ना पूछकर वो क्या पूछता कि एक को कितने मिले, तो 60% का मान निकालते। पूछता बी को कितने वोट मिले, तो अपन 40% का मान निकाल देते। चलते हैं आगे की ओर। सेम क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। अब आप मुझे ये बताओ, यदि 100% ही होते ना, अब ये 100% बार बार लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, हटाओ। यदि एक को 38 मिल गए, एक को 38 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे सर हमें पता है 40 60 यानी 62 मिलेंगे। बस खेल खत्म है। अब दोनों में डिफरेंस कितना % का आया, यहाँ % लगा सकते हो, भूल जाओ तो। बस 62 में से 38 घटाओ तो 12 में से 8 गए तो कितने बचे? 4, और यहाँ बच गए 5 में से 3 गए तो 2, यानी % में कितने का आया? 24%। और 24% में उसे कितने मतों का नुकसान हुआ? 7200 का। आप कह सकते हो 24% बराबर 7200। 24 × 3 72 होते हैं,
यानी 1% का मान कितना है, तो आप कहोगे 1% बराबर 300। देखो 24% डिफरेंस रहा ना, बस इसको सीधा किसके बराबर रखना है, 7200 के बराबर। क्या पूछा है, मतों की कुल संख्या। कुल संख्या अपने आप में कितने परसेंट होते हैं, 100% बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4, 30,000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर है, चलते हैं आगे की ओर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए, 90% मत विधि मान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या देखो यहाँ दी हुई है 12,000। अब मुझे ये बताओ 12,000 में से 90% मत क्या है, विधि मान्य है। इस चीज़ को समझना यहाँ पर कि कुल वोट देने वाले लोग कितने थे, तो आप कहोगे सर वोट देने आए 12,000। ये 12,000 वोटों में से 10% मत थे वो अवैध थे, यानी वो काउंटिंग में काम में नहीं लिए जा सकते, इसलिए उनको हटाना है। यानी 12,000 में से आपको 90% वोट ही क्या रहेंगे, जीत हार डिसाइड करने वाले होते हैं। तो इन 12,000 का 90% निकाल दो। अब या तो ऐसे निकाल दो या मेरे वाले तरीके से निकाल दो, जो आपको अच्छा लगे वैसे निकाल दो। मेरा तरीका क्या है, पहले इसका 10% निकालो। तो 10% कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 12,000 का 10% 1200, और इसका 9 गुणा 12 को 9, 12 नाम का 108 और 1 और 2 जीरो, 10,800 है ना। ये क्या है, तो आप कहोगे ये विद्यमान्य मत है, यानी यही जीत हार में क्या करने वाले, डिसाइड होने वाले हैं। अब क्या पूछा है, 60% विधिमत प्राप्त हुए तो दूसरे को, तो एक को 60 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो यहाँ से आप साफ साफ कह दोगे सर एक को 60 मिले ना, तो दूसरे वाले को 40% मिलेंगे। अब ये चीज़ें किसी को यदि समझ नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाए भाई, क्योंकि आपको पीछे मैंने समझा दिया है 60, 100 और 40 वाला कॉन्सेप्ट कि एक को 60% यदि मिल रहे हैं तो टोटल वोट 100% होते हैं, तो एक को कितने मिलेंगे, 40%। कुल विधिमान्य का दूसरे को, यानी इन 10,800 का कितना परसेंट निकालना है, तो आप कहोगे 10,800 का 40% निकाल दो। मैंने कहा ये 9, आपके तरीके से निकाल देता हूँ। अब की बार लास्ट में 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, 8 चौक 32 का लास्ट में 2 आना चाहिए, यानी लास्ट में 20 आने चाहिए। अब 20 किस में आ रहे हैं, पूरा गुणा नहीं करना है यहाँ पर, ये लो 4320, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। एग्जाम में इतना ही करना है, ऐसे पूरा गुणा करना मत बैठना लास्ट में कि पहले मैं 40 से गुणा पूरा करूँ। ऐसे करने से भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, नंबर उतना ही मिलने वाला है। आपको लगता है उस टाइम तो 5 या 10 सेकंड और लग जाएगी, लेकिन ऐसे सोच के चलना 10-10 सेकंड से कितने क्वेश्चनों पर, यानी टोटल 120 क्वेश्चनों पर कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। और लास्ट में बहुत लोग तो ई ऑप्शन वगैरह नहीं भर पाते हैं, क्योंकि आपको गोला काला करना भी होता है। इस वजह से एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया, डाले गए कुल मतों की कुल संख्या क्या है। शायद मुझे करवाने की यहाँ आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक को 84% मिल गए तो साफ साफ है दूसरे को कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे दूसरे को 16% मिलेंगे। डिफरेंस कितने का रहेगा, आप कहोगे ये हो गया 8, यहाँ 7 में से गया 6। ये 68% बराबर किसके हैं, तो देखो ये 68% कितने मतों के बराबर हैं, तो आप कहोगे 476 के। अब मुझे न तो 68 का फाड़ा आता और ना आपको आता, आपको निकालना है कितना, कुल संख्या, तो 1% बराबर 476 भाग 68, और आपको निकालना है 100%। अब देखो मुझे तो फाड़ा आता नहीं है और आपको भी फाड़ा आता नहीं है, लेकिन अपने को जितना फाड़ा आता ना उससे काम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे उससे काम, देखो आपको पता है लास्ट में 2 जीरो आएंगे, उत्तर में भी 2 जीरो आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें नहीं आ रहा, ये भाई साहब तो सीधा गया, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे ही आएंगे। अब आपको न तो पूरा 68 का फाड़ा आता, तो आपको 8 का फाड़ा तो आता है ना। 8 का फाड़ा बोलो जिसमें इक्का एकांक कितनी बार आ जाए, 6 बार आ जाए, तो आप कहोगे 8 दूनी 16 ही हो गए, लेकिन 2 बार में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2 बार में तो 476 नहीं बन सकते। फिर आगे चलो, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 टू 7 है
56, यानी लास्ट में कटने के साथ में वो 7 से तो कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब ये पूरी डिजिट भी 7 से कैंसिल, 7 गुणा 100, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। एग्जाम में ऐसी अप्रोच भी आप काम में ले सकते हो, क्योंकि लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट तो कटने वाली ही है। एक इंजीनियरिंग छात्र को सेम परीक्षा का पैटर्न आ जाए, चुनाव का आ जाए, दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों से, अच्छा क्वेश्चन अधूरा है क्या? तो 36% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, उस परीक्षा में अधिकतम हासिल करने होते हैं। ये क्वेश्चन मिस टाइप है, छोड़ो एक बार आगे वाले को समझेंगे। मिस टाइप का कारण ये है कि 36% अंकों से, यहाँ अंकों से अनुत्तीर्ण कितना हो गया ये दिया ही नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। आगे देखो, एक छात्र ने 32%, अब थोड़ा सा मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा ही देता हूँ क्या सिस्टम होता है। देखो, एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा अपने आप में 100% के लिए होती है, चाहे उसमें 10 पेपर हो, चाहे उसमें 1 पेपर हो, चाहे वो 10 नंबर का पेपर हो, चाहे वो 5 का, परीक्षा हमेशा कितने % की होती है? तो आप लोग कहोगे 100% की होती है। मैंने कहा कोई आदमी यहाँ 0 से चलता है, वो मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है? तो आप कह सकते हो मैक्सिमम 100% ला सकता है, जिसको अपन बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब इस परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं कुछ % डिसाइड होते हैं, जिनको बोलते हैं पासिंग मार्क्स, यानी उत्तीर्णांक। क्या बोला जाता है? उत्तीर्णांक बोला जाता है कि इतने नंबर लाने पर तो उत्तीर्ण माना जाएगा, कम से कम होना चाहिए। तो वो कितने भी हो सकते हैं, किसी परीक्षा में 36% का डिसाइड होता है, किसी में 33% का होता है, और किसी में 40% का होता है, और कुछ होगा वो अपने आप देगा, अपने आप एग्जामिनर देगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है कि मुझे कितना मानना है। क्लियर है ना? ठीक है। अब कोई आदमी 0 से शुरू होकर यदि इससे पहले अटक गया तो उसको बोलेंगे अनुत्तीर्ण। उसको क्या बोलेंगे? तो आप कहोगे सर उसे हम अनुत्तीर्ण बोलेंगे या हम उन्हें फेल बोलेंगे। लेकिन जहाँ यदि यहाँ पहुँच गया तो फिर वो पास हो गया, और इससे ऊपर अब वो कितना ही ला सकता है, उनका कोई निर्धारण नहीं है। अपने को डिसाइड कहाँ से करना पड़ेगा? इस जगह से अपना क्वेश्चन होगा। यानी अपने को ये देखना है कि अंकों का अंतर बराबर होना चाहिए, प्रतिशत का अंतर। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि प्रतिशत का अंतर, जैसे मतों में अंतर था ना, तो इस प्रतिशत का अंतर लास्ट में बराबर होना चाहिए अंकों का अंतर। किनका अंतर? अंकों का अंतर। बस इतना ही करना है आपको। यानी आपका जो प्रतिशत का अंतर है वो बराबर किसके होना चाहिए? अंकों के अंतर के बराबर। अब देखते हैं क्वेश्चन बहुत आगे चला गया क्या? हाँ ये रहा। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। कितने % प्राप्त किए? 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यानी ये परीक्षा थी, भाई साहब को 32% अंक मिले और भाई साहब तो फिर भी क्या हो गए? फेल हो गए। कितने अंकों से? 6 अंकों से। यानी पास वाला सिस्टम ऊपर रह गया, ये 6 अंकों से क्या हो गए? फेल हो गए। अब आगे पता चला उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। यानी यदि उसके 36% बन जाते ना टाबरो, तो वो इस पास मार्क से 2 नंबर ज़्यादा लेकर आता। देखो समझना इस चीज़ को, यदि 32% अंक मिले ना तो 6 अंकों से फेल हो गए, यानी पास वाले क्राइटेरिया से नीचे रह गए 32%। और कितने अंकों से फेल हुआ? तो आपने कहा सर 6 अंकों से फेल हुआ। मैंने कहा ठीक है बच्चों, यदि वही आदमी कंडीशन है कि 36% नंबर ले रहा तो वो पास उबाड़ा सो 2 नंबर ज़्यादा ले रहा तो मनिया बताओ परसेंट में कता बढ़िया? तो थे क्या सर 32 और 36, यानी बिका 4% ज़्यादा बनता, तो बिका अंकम कत्तो अंतरा। तो पहली तो वो 6 नंबर सु फेल हो रही टाबरो, और अब वो 2 नंबर ज़्यादा ले आ रही है। यानी मैं कह सकूँ
पहली तो 2 अंक ज़्यादा ले आ रही है और अटे 6 अंकाओं फेल हो रही है, तो टोटल परसेंट को डिफरेंस बराबर कत्ता अंतर होगो, तो थे क्या 2 अठीन 6 अठीन यानी 8 को अंतर होगो। बस अब तो यदि निकाल लो ला तो क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो 32% लाने से वो क्या हो गया, फेल हो गया, कितने नंबरों से, 6 नंबरों से, और 36% लाने से वो पास हो गया, कितने नंबरों से, 2 नंबरों से। यानी उसने जैसे ही 4% बढ़ाए ना तो उसके कितने नंबर बढ़ गए, तो आपने कहा 6 से फेल था और 2 से पास हो गया यानी 8 बढ़ गए। यहाँ से 1% का मान कितना हो गया, तो आपने कहा 1% का मान कितना हो गया, 2। पूछा क्या है, उत्तीर्णांक अंक पूछा भाई, क्या पूछा है, उत्तीर्णांक अंक पूछे हैं। उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स पूछे हैं कि पास कितने नंबर पे होता भाई साहब। तो पास नंबर पर पहुंचने के लिए या तो 32% का मान निकाल के उसमें 6 जोड़ दो, या 36% का मान निकाल के 2 घटा दो, क्योंकि मैं निकाल देता हूं इसका 36%, 36 दूनी 72 नंबर, यानी 36% बनते तो उसके कितने नंबर आते हैं, तो आप कहते हैं 72 नंबर आते। मैंने कहा 72 नंबर आते, लेकिन इस टाइम तो इसके 2 नंबर ज़्यादा है पास वालों से, इसका मतलब 2 इसके वापस काट लो और 70 पर ला दो इसे, यानी 70 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। बताओ समझ में आ गया होगा। और यदि आप 32 निकालते तो 32 का डबल कितना होता, तो आप कहते 32 का डबल 64, लेकिन 64 पे तो वो फेल था, कितने नंबरों से फेल था, 6 से, तो 6 और लाने पड़ते तो भी कितने पर जाता, 70 नंबर इस परीक्षा के क्या है, पासिंग मार्क्स है। अगला क्वेश्चन है, 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, यानी प्रत्येक 100 नंबर था। अक्ष ने 4 विषयों में 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसे कितने अंक प्राप्त करने थे। ये शायद पिछली 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है, या तो सेम डाटा का या ऐसा क्वेश्चन उसमें आया था। अब देखो आपको बताया 90% तो प्रत्येक विषय में लाए ना, तब कितने नंबर बने। देखो कोई भी आदमी है, 100 नंबर की परीक्षा चल रही है तो आपने को टेंशन लेना ही नहीं है। कितने, 4 है, टोटल 5 विषय थे, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का था, उसके अपने को 90% नंबर बनाने हैं, तो उसके प्रत्येक विषय में 90 नंबर तो आने ही चाहिए ना, तब भी 90% बनेंगे। तो आप कहोगे हाँ सर आने चाहिए, 90 नंबर तो आने ही चाहिए, तब उसके 90% बन जाएंगे। लेकिन भाई साहब कितने नंबर लाया, 82, इसमें 90 लाने थे, लाया कितना, तो आपने कहा 82 लाया। मैंने कहा कितने कम रह गए, तो आपने कहा 8 नंबर कम लाया। फिर मैंने कहा दूसरे विषय में कितने नंबर लाया, तो आपने कहा 97 लाए। कितने लाए, 97 लाए। मैंने कहा 90 तो लाने थे, कितने ज़्यादा लाया, तो आप कहोगे सर 7 नंबर प्लस के ले आया। देखो 90 तो टाबरो लाने थे, 97 ले आया, कितने ज़्यादा ले आया, 7। 88 लाया, कितने लाने थे, 90 लाने थे, कितने कम लाया, 2 नंबर कम लाया। 91 लाया, कितने लाने थे, 90, कितना प्लस का लाया, 1 नंबर। यानी इन टोटल में कितना हुआ, तो आपने कहा 7 और 1 8, 8 प्लस से 8 माइनस तो कट गए। आपने 8 प्लस वाले 8 माइनस वाले डिफरेंस जोड़ लो, या काटो नहीं तो ऐसे जोड़ लो, -8 और माइनस के 2 माइनस के तो 10, और 7 प्लस के 1 प्लस का प्लस के 8, यानी इनमें कितने का डिफरेंस आया, आपने कहा माइनस के 2 नंबर इनमें कम पड़ रहे हैं अभी तो। और यहाँ 90 तो लाने ही है, 90 तो इस खुद के लाने हैं, और 2 नंबर यहाँ कम पड़ रहे हैं ये लाने, यानी उसे उसमें कितने नंबर लाने चाहिए, तो आप कहोगे 92 नंबर लाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है। या फिर दूसरा मेथड, टोटल कितने थे, मेथड नंबर 2 देखना, टोटल कितने हैं, 5 विषय तो 500 नंबर की परीक्षा हो गई। ठीक है, इसको तो हटा दो चाहे। मैंने कहा 4 विषय में कितने कितने नंबर आए, चारों को जोड़ लो, 82, 97, 88, 91, 8 और 7 15, 15 और 3 18 का 8 1। देखो 9 9 18 9 30 27 9 चौक 36 35, 385 नंबर तो आ चुके हैं भाई साहब के। टोटल 90% बनाने, 90% बनाने, कितने विषयों में बनाने,
5 में बनाने हैं, 9 पंजू 45, 450 नंबर उसको लाने चाहिए। उसमें से 358 तो ले आया, 450 में से 358 तो ले आया, घटा दो, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ कितने बच गए तो आप कहोगे 14 में से 5 गए तो 9, ये 0, 92 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर भी। अब इसमें 2 बार जोड़ने का तरीका था, यहाँ आप ऐसे सीधा निकालते हो तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहने वाला है। आपको कैसी क्लासें लग रही है मेरी वाली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा सिलेबस इसी प्रकार से कराऊंगा, टू द पॉइंट करवाऊंगा और वाइड कोई होगा नहीं, टू द पॉइंट चलेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।